हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है नए जोश और होश के साथ अपने न्यू चैप्टर 8 में। जी हाँ, चैप्टर हम लोग यहाँ तक अभी तक हम लोग 7 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, तो आज आप लोगों का वेलकम है चैप्टर 8 के साथ। ठीक है, हमने पिछली क्लासों में बहुत सारी क्लास रिवीजन कर ली। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सारी क्लासों को जरूर देखिए। और हाँ, खासकर आप ये जो है कुछ चैप्टर जैसे 6, 7 और ये 8, इन तीनों चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए इन तीनों चैप्टरों को आपको खासकर ही लर्न करना है और देखना है। तो चलिए एक नई बात के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हमारा सबसे पहला चैप्टर जो बात लिखी गई, चैप्टर का नाम क्या? अशोक। क्या लिखा हुआ है? अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक ने क्या किया? युद्ध का ही त्याग कर दिया, युद्ध लड़ना छोड़ दिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अशोक ने क्यों युद्ध का त्याग किया। दूसरी बात है, इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में जब सबसे पहली आपने हमारी क्लास पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने जो एक बात पढ़ी होगी जो है स्तंभ लेख। किसके विषय में पढ़ा होगा? स्तंभ लेख के बारे में पढ़ा होगा। तो स्तंभ लेख आज यहाँ पर देखेंगे। हमने पढ़ा था स्तंभ लेख क्या होते हैं, जो पत्थरों पर स्क्रैच करके लिखे जाते हैं उन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। पत्थरों को स्क्रैच करके बनाया जाता है ना, वो स्तंभ वगैरह। तो कहा जाता है ये किसने बनवाया स्तंभ लेख लिखने की शुरुआत की? तो वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम मिला था जिसका नाम था अशोक। किसका नाम मिला था? वहाँ पर एक बंदे पर वहाँ का नाम मिला था हमको, उसका नाम था अशोक। तो आज उसी अशोक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसी अशोक को क्या करेंगे आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी क्लास रिलेटेड, तो ये वीडियो देखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक न्यू यूनिक वे में। आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत बातें। ये जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बातें आपको जो आनी चाहिए, क्योंकि अगर क्लास 6 के बच्चे से उम्मीद की जा रही है कि वो ये सारी बातें लर्न करें, तो फिर तो आपसे उम्मीद कि आप अगर टीचिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जो अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये बातें सारी लर्न होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बातें। लिखा है रोशन। क्या नाम है? रोशन, जो कि आपको फिगर में अपने बुक में दिख रही होगी। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर रोशन दिख रही होगी, लिखा है रोशन। ये देखिए फिगर में दिख रही रोशन। क्या नाम है? रोशन के रुपए। चाहे टॉपिक का क्या नाम, इस टॉपिक का क्या नाम है? रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले। क्या मिले? दादाजी से कड़क नोट मिले। किसे? रोशन को। कब? उसके बर्थडे पर। उसने उसे अपने हाथ क्या किया? अपने हाथ में दबा रखा था, ले रखा था। आगे उसे एक नया कैसेट खरीदना था, बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है। क्या बना है नोटों पर? गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना। ये बात तो सबने देखी, हाँ ये बात तो सही है। आगे लिखा और कहाँ बना हुआ है ये चीज़? नोट के दाहिनी तरफ। यहाँ से एक फैक्ट ये मिलता है, बाकी सबको ये बात मालूम होगी, तो बताना कि गांधी जी का किस तरफ बना होता है? दाहिनी तरफ। नोट में किस तरफ बना होता है? दाहिनी तरफ गांधी जी का। और बाईं तरफ एक छोटा सा शेर चित्रित था। बाईं तरफ क्या था? एक छोटा से चित्र बना था शेर का। तो क्या किया उसने क्या लिखा है? उसने सोचा आखिर यह शेर क्यों बने हुए हैं। उसने सोचा कि शेर क्यों बने हुए नोट पर। आप लोगों ने भी कई बार नोटें देखे होंगे, लेकिन आपके मन में सवाल नहीं उठा होगा। अगर आपके मन में हाँ ये सवाल आया कि नोट पे शेर के चित्र क्यों बने होते हैं, नोट पे गांधी जी की तस्वीर बनी क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता हैं, है ना, उनको बापू जी कहा जाता है, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, इसलिए नोट पर हो सकता है बापू जी की तस्वीर इसलिए बनाई गई है। लेकिन शेर की चित्र आखिर इस नोटों पर क्यों बना, इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या रीज़न है, इन बातों के आंसर जानने के लिए आपको जो है ये जो वीडियो देखना पड़ेगा, ये क्लास को पूरी कवर करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। अब मेन जो है टॉपिक शुरू होती है, मेन कहानी अब शुरू होती है। इस टॉपिक में हम अशोक के विषय में पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेख जानेंगे, इस शेर का चित्र नोटों पर क्यों बना होता है, ये रीज़न भी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर हमारे को मिलने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए शेर का चित्र जो टिक किया हुआ मैंने आपको दिख रहा है ना, लिखा है शेर वाला स्तंभ शीर्ष, यानी कि क्या इसे कहते हैं? अशोक का स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक का स्तंभ। चलिए पूरी कहानी पढ़ेंगे तो हमको फिर सारे आंसर हमारे क्लियर हो जाएंगे, हमारी सारी बातें समझ में आ जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू हो जाती है। लिखा है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। बहुत बड़ा क्या? राज्य, और इसको एक और नाम देता है साम्राज्य। तो अशोक के राज्य को साम्राज्य भाई कहा गया। आगे लिखा हम जिन शेरों का चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। क्या है? उनका एक लंबा इतिहास है। तो चलिए आज इतिहास की कहानी ख़त्म कर लेते हैं और इन बातों को अच्छे से समझते चलते हैं। लिखा है उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था।
इस विषय तुमने अध्याय 7 में, जी हाँ, हमने टॉपिक 7 में पढ़ा है कि जो है जब बुद्ध जी ने उपदेश दिया सारनाथ के विषय में, हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके तुरंत डिस्कस कीजिए। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आया, जो नाम है, वो क्या नाम था? सारनाथ। किसका नाम है यहाँ? सारनाथ का नाम आता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सारनाथ का नाम, सारनाथ में क्या था? बुद्ध जी ने अपना सबसे प्रथम उपदेश दिया था इस सारनाथ में। इस टॉपिक को मत भूलिएगा, कल का रिवीजन है। सारनाथ में सबसे पहले क्या दिया था? उपदेश दिया था। सारनाथ पड़ता कहाँ? अगर दूसरी बात पूछी जाए तो वाराणसी, बनारस में। ये बातें आपको नहीं भूलनी हैं, इंपॉर्टेंट है, लर्न होनी चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात करें तो लिखा है इतिहास में महानतम राजाओं में से एक हैं अशोक जी। कौन है? इतिहास में हम जितने राजाओं के विषय में डिस्कस करेंगे उन महानतम बड़े बड़े राजाओं की लिस्ट में इनका भी नाम आता है। महानतम राजाओं में से एक हैं। लिखा है अशोक के निर्देश। क्या लिखा है? अशोक के निर्देश। निर्देश मतलब आदेश, ऑर्डर। अशोक के निर्देश, निर्देश मतलब आदेश या फिर ऑर्डर कह सकते हैं। अशोक के निर्देश यानी अशोक के ऑर्डर पर, निर्देश यानी ऑर्डर पर। इसके क्या लिखा है? अशोक के आर्डर पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण। उत्कीर्ण मतलब होता है छपवाना। उत्कीर्ण मतलब क्या होता है? छपवाना, यानी लिखवाए गए, लिखाए गए, किए गए। उत्कीर्ण मतलब जो बनवाए गए कह सकते हैं, छपवाए गए, लिखवाए गए कह सकते हैं। इससे पहले हम यह जानने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, पहले हम ये बात जानना है क्या कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये बात जाने। क्या बात जाने? कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें। क्या लिखा है? यह समझने की कोशिश करें कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। ये बात भी समझें कि अशोक के राज्य को क्या साम्राज्य क्यों कहा गया। इन सब बातों को जाने। लिखा है आगे बात करें। आगे बात करते हैं अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने की थी उसकी स्थापना? दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो पूछा जा सकता है कि ये कौन सा साम्राज्य था? मौर्य। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि अशोक किस साम्राज्य के राजा थे, इनके शासक का साम्राज्य का क्या नाम था? तो यहाँ है मौर्य। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देखिए मौर्य साम्राज्य। तो इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना, एक टॉपिक क्लियर हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक बात क्लियर हुई, चंद्रगुप्त कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। एक बात क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनता है? दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कब? लगभग, तो आज से 2300 साल। कितने साल? 2300 साल पहले। दूसरा पॉइंट यहाँ से हमारे क्लियर होती है। ऐसे जैसे मैं पॉइंट लिखते हैं, इस ऐसे ही आपको नोट्स बनानी है। आपको नोट्स कैसे बनाने, सारी बात लिख, मैंने जितनी बात को बस डिब्बे में बैक क्लोज किया, इतनी बात लिखनी है। दूसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट फिर आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले स्थापना की, लेकिन अकेले नहीं की। तीसरा पॉइंट यहाँ से हमको मिलता है, किसने उनकी मदद की चंद्रगुप्त की? तो मदद की थी चाणक्य ने। किसने मदद की? चाणक्य ने। तीसरा पॉइंट हमें मिला। तीसरा पॉइंट मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी। यहाँ से 3 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ से कवर हो गए हैं। किसने मदद की थी? चाणक्य ने की थी। आगे बात करें, आगे डिस्कस करें। अगला पॉइंट होता है चाणक्य ने कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिले। तो पूछा सकता है, एक चाणक्य ने जो मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की स्थापना करने में मौर्य की, तो उसने उनकी पुस्तक का क्या नाम था? चौथा पॉइंट यहाँ मिलता है, उनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी। तो यहाँ से 4 पॉइंट मिल गए हमको। चलिए इन चारों पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ से क्या मिला, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। क्या हो? मोस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। जो चौथा पॉइंट हमारे लिए सबसे पहले मिला कि मौर्य साम्राज्य। किस साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग? मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किस साम्राज्य के हम डिस्कस कर रहे हैं? मौर्य वंश के विषय में। ठीक है, मौर्य वंश के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मौर्य वंश के विषय में। ठीक है, तो मौर्य वंश के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरी बात करें, इस सब को टॉपिक से दूसरी बात करें तो कब की थी? तो 2300। कितने? 2300 इस वर्ष पहले। तीसरी बात यहाँ से किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चौथी बात पूछें, चाणक्य की सहायता, चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम? तो उसका नाम अर्थशास्त्र। 4 पॉइंट यहाँ से हमको क्लियर हुए। ऐसे ही 4 पॉइंट आपको अपनी कॉपी में कैसे भी करके लिखने हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, ऐसे ही 4 पॉइंट आपको उसमें लिखने हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है,
ओके, आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। इस तरह से हमको 4 पॉइंट क्लियर हो गए। आगे डिस्कस करते हैं वंश। यहाँ एक नई बात दी गई, क्या बात दी गई? वंश की बात दी गई। चलिए ये डिस्कस करते हैं वंश क्या है। यहाँ देखिए आपको वंश लिखा मिल रहा है ना, ये वंश क्या है। चलिए ये डिस्कस करते हैं वंश की बात। ये वंश क्या है, वंश के विषय में यहाँ कुछ डिस्कस किया गया है। इन वंशों के विषय में भी जानकारी देख लेते हैं। लिखा है एक परिवार, क्या लिखा है? एक परिवार, एक परिवार, एक परिवार। लिखा है एक परिवार में कई, क्या लिखा है? एक परिवार, जब एक ही परिवार में कई अन्य सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक ही वंश का कहा जाता है, कहा जाता है। फिर से, जब एक ही परिवार में कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, यानी कि वंशावली, क्या वंशावली यानी दादा रहे हो, फिर पिताजी, फिर बेटा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य वंश में कितने? मौर्य वंश में यहाँ से एक पॉइंट फिर क्लियर हो गया कि पहला पॉइंट फिर यहाँ से मिला, चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं यहाँ से अब तक का मिला कि मौर्य वंश में कितने? 3 महत्वपूर्ण राजा। मौर्य वंश में कितने हुए? 3। कितने हुए? 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले, फिर उनका बेटा बिंदुसार, फिर बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। तो यहाँ से क्लियर। स्थापना की सबसे पहले नंबर 1, किस नंबर 1? कौन? चंद्रगुप्त। किसने स्थापना की नंबर पहले? चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने स्थापना की। फिर दूसरी बात, उसका बेटा है चंद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त के बाद उसका कौन है? बिंदुसार आया। कौन है उसका? बिंदुसार, बिंदुसार आया। फिर बिंदुसार की बात हम कह सकते हैं तीसरा कौन आया? अशोक, जिसके विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं। किसके विषय में? तीसरा हम किसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं? तीसरा बेटा उनका था अशोक। अशोक के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अशोक ने स्तंभ लेख लिखवाए थे, अशोक ने, है ना, और अशोक के विषय में हम सारी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं साम्राज्य। क्या लिखा है? साम्राज्य। यहाँ पर बात की गई है साम्राज्य के विषय में। लिखा है साम्राज्य। साम्राज्य वे बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। भी मानचित्र देखते हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम, क्या? तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए मिल गया। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर हमको मिलने लगे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें मिला यहाँ से वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मिला, साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, मानचित्र से। साम्राज्य की राजधानी, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, पहली राजधानी बताए उज्जैन और तक्षशिला। 3 राजधानियों के नाम लिए गए हैं। कौन कौन से? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला, इन 3 राजधानियों के नाम लिए गए हैं। तक्षशिला, इनको रिवीजन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और लर्न करते। तक्षशिला, आगे बात की जाए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम। तक्षशिला कहाँ? तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग। मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग है। क्या? पश्चिम, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया। मध्य एशिया जाना होगा और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जाना हो तो उसका जाने आने का मार्ग क्या है? तक्षशिला। दूसरी तरफ उज्जैनी, उत्तर भारत के दक्षिण। देखिए इन्होंने अपनी राजधानी कुछ ऐसी बनाई कि सभी पूरे क्षेत्र को कवर किया जा सके। दूसरी तरफ उज्जैनी उत्तर भारत के दक्षिण भारत से जाने का रास्ता पड़ता है। शायद नगरों, व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। शायद नगरों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में नगरों में कौन कौन रहता था? कहाँ? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मारिए, स्टार मार्क्स कीजिए। क्या मारिए? स्टार मारिए कि नगरों में कौन कौन रहा करता था। तो नगरों में व्यापारी, सरकारी कौन? सरकारी आदमी, व्यापारी, सरकारी अधिकारी नगरों में रहते थे। जैसे आपके हाईटेक सिटी में कौन रहते हैं? व्यापारी, सरकारी और शिल्पकार। अब यहाँ पर शिल्पकारों का भी जो उच्च स्तर हो रहा है तो शिल्पकार भी नगरों में रहा करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करें साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। यानी कि कह सकते गांव में किसान रहते थे। गांव में कौन रहते थे? किसान रहते थे और कुछ पशुपालक भी। ज़्यादातर पशुपालक गांव में बसे थे। ज़्यादातर पशुपालक कहाँ से? गांव से थे। और कुछ पशुपालक शहरों में भी रहते थे, लेकिन शहरों के लिए मेन कौन था? व्यापारी और सरकारी अधिकारी शहरों में, नगरों में रहते थे और गाँव में किसान और पशुपालक बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल, क्या फल फूल का संग्रह और जानवर शिकार करते थे। क्या करते थे? फल फूल
फूल का संग्रह और जानवर शिकार करते थे। कहाँ पर बात की जा रही है, कहाँ, तो मध्य भारत में। कहाँ, मध्य भारत के कई इलाके, क्योंकि मध्य भारत जंगल से भरा हुआ था, ये भारत का बीच भाग। आगे लिखा है साम्राज्य के अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न जो है तरह से जीवन यापन करते थे, जीवन चलाते थे ना, लिखा है जीवन चलाते थे भिन्न साम्राज्य के अलग अलग लोगों में भिन्न भिन्न। देखिए अब यहाँ से सबसे पहले हमको पकड़ना कि कहाँ पर कौन से लोग रहते, तो फिर हम मैप की तरफ चलेंगे। सबसे पहली बात, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें यहाँ से लग रही हैं कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से उठानी है, कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो बातें हम सबसे पहले पकड़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात लिखा है 3 राजधानियाँ थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र 3 राजधानियाँ थी। पहली पाटलिपुत्र, कौन सी राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र। 3 राजधानियाँ थी हमारे पास पाटलिपुत्र, ठीक है। और कौन कौन सी राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र की बात थी राजधानी पाटलिपुत्र, और थी उज्जैनी। कौन कौन सी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। पाटलिपुत्र के बाद उज्जैनी राजधानी थी, उज्जैनी थी, ठीक है, उज्जैनी थी। और पाटलिपुत्र, उज्जैनी और तक्षशिला। तो जो उज्जैनी राजधानी पश्चिमी उत्तरी मध्य एशिया के जाने के लिए भाग था, दूसरी तरफ उज्जैनी उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, उज्जैनी उत्तर पश्चिम दक्षिण, कहाँ, उत्तर भारत के दक्षिण में आने का रास्ता, ठीक। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं राजधानियाँ। अब यहाँ मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप, ठीक है, कन्फ्यूज़न बनी रहा है। फिर आगे बात करिए, देखिए आपको मैं जहाँ डॉट दिए गए, क्या राजधानी थी, ब्लैक डॉट, देखो लिखा है ब्लैक डॉट, जैसे तक्षशिला क्या थी, राजधानी थी, तक्षशिला राजधानी थी। और कौन सी, उज्जैनी राजधानी थी, ठीक है। और एक पाटलिपुत्र, 3 क्या थी, राजधानियाँ थी, 3 राजधानियाँ थी। और बाकी ये देखो लिखा है मानचित्र, मौर्य साम्राज्य के इस युग में प्रमुख नगर और अभिलेखों से प्राप्त स्थल, इन स्थलों से अभिलेख और प्राप्त स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये मेरठ वगैरह सारा चीज़ आप मैप में देख रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और चाहिए तो मैप का स्क्रीनशॉट पूरा लेके आप इसको जो है अपने पास नोट रखिए, कभी कभी मैप भी देखते रहिएगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है अभिलेख से प्राप्त स्थल, महत्वपूर्ण नगर, तो महत्वपूर्ण 3 नगर थे जो राजधानियाँ थे, बाकी से क्या अभिलेखों से प्राप्त स्थल, इन 3 स्थलों से इनके अशोक के अभिलेख मिले। कंधार, देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो है क्षेत्र हैं, ये सब अपने यहाँ ही थे, ठीक है। और मेरठ हो गया अपने यहाँ का, ठीक है, ये चीज़ें, और टोपरा हो गया, कलसी हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ जो क्या थे, अशोक के टाइम के राज्य थे। आगे डिस्कस करते हैं, लिखा है जिन जगहों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है, ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, यानी ये सब अशोक के हिस्से में आते थे। इन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत में कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे, मौर्य साम्राज्य के बाहर जैसे कह सकते कौन में, जहाँ जहाँ मौर्य साम्राज्य नहीं था, जैसे कह सकते जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, यहाँ पर देखिए कोई नहीं मिल रहा ये क्षेत्र, तो यहाँ कह सकते क्या था, मौर्य साम्राज्य के बाहर था, ठीक है। और बात करें और कौन कौन से क्षेत्र इनके बाहर रहा करते थे मौर्य साम्राज्य के, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए यहाँ ये थोड़ा सा मैप में, यहाँ थोड़ा सा मैप में आप आइए, देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ देख लीजिए नीचे वाला क्षेत्र, ये कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र के अधिकार नहीं था, बाहर था। और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ वाला ये वह क्षेत्र जो है एमपी वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, ठीक है। गुजरात वाला मान लीजिए, गुजरात में कुछ भाग था, यहाँ पर ये मान लेते हैं, ये इधर राजस्थान साइड वाला ये कुछ क्षेत्र यहाँ पर जहाँ पर चल रहा है, ये सब इनके हिस्से में नहीं तो बाकी सब जहाँ उत्तर प्रदेश में मेरठ वगैरह सब इनके जो है क्षेत्र में था। जहाँ से स्थान मिले इनको कह सकते हैं कि 16 अभिलेख वगैरह इनके जो है अशोक के थे, ठीक है। लेकिन माइंडसेट में एनसीईआरटी रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आगे लिखा है भाषाएं बोलते थे, आगे बात करिए, भाषाएं बोलते थे वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। अब नया टॉपिक स्टार्ट, फिर से माइंड को कंसंट्रेट करते हैं और इस टॉपिक को फिर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नया टॉपिक। तो इस टॉपिक में क्या बताया, राज्य लिखा, इस टॉपिक में लिखा क्या, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे। राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर, भाई जो छोटा क्षेत्र होता हो सकता है उसे राज्य कहते थे, लेकिन जो बड़ा क्षेत्र होता था उसे साम्राज्य कहते, लेकिन भिन्न क्या है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और इनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, किनकी, साम्राज्यों की। तो बहुत मस्त कह सकते राज्य का क्षेत्रफल छोटा रहता हो सकता रहा होगा और साम्राज्य का क्षेत्रफल बड़ा रहा था। राज्य में कम लोग रहते थे, साम्राज्य में ज़्यादा लोग रहते थे, ठीक है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। यहाँ संसाधन शब्द का प्रयोग किया गया है। संसाधन का मतलब है इनके संसाधन क्या क्या कह सकते हैं, जैसे हाथी घोड़ा, इनके संसाधन क्या हो सकते थे, हाथी वगैरह, ठीक है, हाथी घोड़ा वगैरह संसाधन। और इनके संसाधन क्या होते हैं, अस्त्र हो सकते थे, अस्त्र शस्त्र जैसे तलवारें, क्या, तलवारें।
और घोड़े, ये सब इनके क्या होते थे, संसाधन होते थे। इनके क्या होते थे, अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़ा, ये सब इनके क्या होते थे, संसाधन होते थे। क्या होते थे, इनके संसाधन होते थे, इनकी ज़रूरत होती होगी। आगे बात करें इसी कारण से इन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। अब जब संसाधन चाहिए राजा को, तो राजा को पैसे चाहिए, तभी तो राजा बहुत सारे हाथी खरीदेगा, तलवारें बनवाएगा, है ना। इन सब चीज़ों काम में जो पैसे लगाएगा, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ, जनता से आएंगे। तो जनता को क्या देना पड़ेगा, कर यानी कि टैक्स। जनता को क्या देना पड़ेगा, कर यानी कि जनता को देना पड़ेगा टैक्स। जनता को टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स वसूलने के लिए कोई अधिकारी भी तो चाहिए। कौन टैक्स, जनता से क्या टैक्स राजा मांगने जाएगा, नहीं, अधिकारी चाहिए। उसका लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, हर बार जनता से जाकर टैक्स लाने वाला अधिकारी ना। तो इसके लिए अधिकारी की जरूरत होती। तो आगे क्या पढ़ते हैं, साम्राज्य का प्रशासन। तो पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य था, उसका प्रशासन यानी उनके पास कैसे अधिकारी थे, उस प्रकार पहले जो किस प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे, डिस्कस करें। लिखा है साम्राज्य का प्रशासन, लिखा है चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। सपोज कीजिए कि जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, पूरे भारत में उनका साम्राज्य फैला था मौर्य वंश का, जैसा भी हमने मैप में देखा। कुछ 2-4 छोटे मोटे हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में तो हो सकता है कहीं कम वर्ग कर वसूला जाता था, कहीं का ज़्यादा कर वसूला, जहाँ की फसल अच्छी होती थी वहाँ ज़्यादा कर लिया जाता, और जहाँ की कम वसूली वहाँ अलग थोड़ा कम कर लिया जाता। इस प्रकार प्रशासन की स्तर जगह अलग अलग थी। बात करें तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। क्यों, क्योंकि इनकी राजधानियाँ हुआ करती थी ना, इनके पास जो मेन हुआ करती थी, यहाँ पर सीधा नियंत्रण होता था, डायरेक्ट ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं होती थी। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गाँवों और शहरों में इलाकों में गाँव और शहरों में किसानों, गाँव में यानी किसान, पशुपालक, शिल्पकार, और शहरों में कौन रहता था, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्त करता था। यानी कह सकते हैं पहले भी जो है कर वसूलने वाले अधिकारी रहे होंगे। आगे बात करें जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे। यानी कि सज़ा देने का भी अधिकारी, यानी कह सकते हैं कि अशोक के टाइम पुलिस वगैरह इनका अपना प्रशासन भी रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग होते थे कर देने से मना कर देते थे, तो फिर उनके कड़ाई की जाती, उन पर प्रशासन उनको उनसे कर वसूलता था। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। मोस्ट, इसका मतलब भाई जब कोई तुम्हारे लिए कार्य करेगा राजा के लिए, जैसे एक दिन का कार्य तो कोई भी कर सकता है किसान, लेकिन रोज़ का वही काम होता था, तो इसके लिए उसको वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये बात को यहाँ समझ लेते हैं। क्या लिखा, संदेशवाहक। कौन सी बात लिखा है, नाम लिखा है संदेशवाहक। क्या नाम लिखा है, संदेशवाहक। पहला नाम लिखा है संदेशवाहक। ये नाम संदेशवाहक कौन था, चलिए बात करते हैं। संदेशवाहक एक जगह, क्या लिखा है, संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिट्ठी ले जाकर लेटर तुमको इस डेट को कर देना है, और जो मित्र राष्ट्रों को भी संदेश भेजा करते थे। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, घूमा करते थे, और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर भी नज़र रखते थे। राजा के मतलब जासूस अधिकारी थे, सीबीआई इसका मतलब है पहले रही होगी ना, राजा की सीबीआई, तब की सीबीआई उनकी अलग थी, ठीक है। आगे लिखा है इन सब के ऊपर सम्राट था। इनके ऊपर क्या था, सम्राट रहता था। क्या रहता था, जिसे हम लोग राजा कहते थे, सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता में सब पर नियंत्रण रखता था। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे छोटे अधिकारी होते हैं, उनके बड़े के जो अधिकारी होते हैं, इसी तरह ये सम्राट उस समय का मानो बड़ा अधिकारी रहा होगा। सम्राट क्या रहा होगा उस समय का जो बड़ा अधिकारी होता होगा उसे सम्राट कहा जाता। क्या कहा जाता रहा होगा, सम्राट कहा जाता रहा होगा। मौर्य साम्राज्य के भी इन प्रत्यक्ष शिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी के शासन किया जाता था। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनकी, जैसे यहाँ हमारे यहाँ कैपिटल होती है, स्टेट कैपिटल, ऐसे अपने भारत की है नई दिल्ली, लेकिन जो है वो सेंट्रल कैपिटल नई दिल्ली, लेकिन स्टेट कैपिटल, हर स्टेट की अपनी अलग अलग कैपिटल है, वहाँ की कैपिटल से उस स्टेट पर देख रेख की जाती। तो वैसे ही तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय भी राजधानी थी। कैसी राजधानी थी, प्रांत थी, कह सकते स्टेट लेवल की भी कैपिटल थी, शासन किया जाता था कुछ हद तक। पाटलिपुत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट,
कुछ हद तक पाटिलपुत्र कुछ हद तक पाटिलपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को यहाँ पर राज्यपाल कौन होते थे, राज्यपाल गवर्नर भी होते थे, इसका मतलब पहले क्या होते थे, राज्यपाल गवर्नर भी होते थे, राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था। आगे बात करें, प्रादेशिक लिखा है प्रादेशिक केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। तो क्या करते थे मौर्य शासक, क्या किया करते थे, सिर्फ मार्गों रास्तों यानी नदियों पर सिर्फ नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो पूछा जा सकता है उत्तर पश्चिम से क्या लाए जाते थे, कंबल लाए जाते थे। उत्तर मतलब जी ऊपर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम या जो है जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र, वहाँ से क्या लाए जाते थे, कंबल लाए जाते थे। और दक्षिण मतलब नीचे भारत, दक्षिण भारत नीचे साइड, मैप में जैसे 4 डायरेक्शन होती है, ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, और पश्चिम, तो पश्चिम उत्तर पश्चिम ये यहाँ का कुछ क्षेत्र, मैप का यहाँ का भाग, जब भी हमने सर्किल यहाँ से कंबल लाया जाता था। और बात करें दक्षिण, तो यहाँ ये इस नीचे वाला मैप में जो नीचे का एरिया कह सकते हैं, ये नीचे का एरिया मैप में यहाँ से क्या लाया जाता है, यहाँ से सोने की खाने के लिए कोणार्क वगैरह में, इन सब में क्या सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध, यहाँ सोने के कीमती क्या लाए जाते, पत्थर लाए थे। संभवतः है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। नजराने शब्द का अर्थ है लोगों के द्वारा उपहार या टैक्स के रूप में दिए जाते थे। नजराना क्या है, आइए बात करें, नजराना किसे कहते हैं, नजराना नया नाम मिला, में कौन सा नाम मिला, नजराना। आइए देखते हैं नजराना क्या है, इंपॉर्टेंट है। नजराना लिखा नजराना यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, यह वही नजराना है। क्या है, वही नजराना है, यानी कि वह कर जो नियमित ढंग से यानी रोज़, कैसा, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते तो वही नजराना। नजराना का मतलब है कर रोज देना, क्या देना, जैसे एक डेट निश्चित है कि आपको 7 तारीख को टैक्स देना है तो देना पड़ता था, कंपलसरी था, ठीक, तो उसे कहते हैं नजराना। और आगे बात करें अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। नियमित रूप भी और अनियमित रूप भी कह सकते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया कि नजराना मतलब कर, टैक्स। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना मतलब कह सकते हैं नजराना भेंट किया, यानी अपनी खुशी से जो खुशी को दे दो, वही क्या है, नजराना। जैसे बड़े बड़े राजा होते थे तो अपने राज्य में जब जैसे नर्तकी होती थी, डांस करती थी, नृत्य दिखाती थी, राजा का मनोरंजन किया तो राजा सोने के सिक्के, कभी अपने हार आभूषण चांदी के सिक्के भेंट रूप दिया करते, तो कहते हैं नजराना है। ये क्या कहते हैं, नजराना। पहले से पहले जब बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का कोई संतानें उत्पन्न हुआ करते तो खुशी के मारे अपने जो है गले से हार उतार कर मोतियों की माला, ये सब चीज़ें भेंट किया करते थे, तो इसे ही कहते हैं नजराना। क्या कहते हैं, इसे नजराना कहा जाता है। जैसा कि आपको कुछ क्लियर हो गया होगा, खुशी से भेंट किया जाए, ठीक है, नियमित या अनियमित कैसे भी कम जो है दोनों में से कह सकते हैं। आगे बात करें, आगे डिस्कस करते हैं। लिखा है राजधानी में सम्राट, क्या लिखा है, राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त। मोस्ट अब ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट होने लिस्ट ले इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ इस बात को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा। क्या नाम दिया गया है, मेगास्थनीज। पहला नाम क्या है, मेगास्थनीज नाम मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इस नाम को आपको डिवीज़न मेगास्थनीज, इस नाम को क्या करिए आप रख लीजिए। क्या नाम है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, किसके, चंद्रगुप्त के दरबार में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया से यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। मोस्ट जितनी अंडरलाइन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई, बन गई। मेगास्थनीज कौन था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में, किसके, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया, कहाँ से, पश्चिम एशिया
में यूनानी राजा, कहाँ के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर, यूनानी राजा किसका, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, पूछा जा सकता है। मेगास्थनीज का था, तो यूनान के राजा थे सेल्यूकस निकेटस, उन्होंने अपना दूत भेजा था। क्या भेजा था, दूत। जैसे हनुमान जी लंका में गए थे रावण का दूत, जो राम का दूत बनकर रावण के पास, उसी तरह इस समय भी दूत भेजे जाते थे। ठीक है, वो युद्ध के लिए गए थे, ये दूत जो है कोई सूचना लेकर, कुछ जो है सामानें लेकर, या फिर कोई कारण से किसी भी रीजन से जाया करते थे। तो यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटस का दूत था, जिसका नाम था मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। मेगास्थनीज ने क्या लिखा अपनी पुस्तक में, इंडिका। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, शायद उसका नाम इसमें नहीं दिया, हम आपको डिस्कस कर देते। इंडिका, क्या नाम था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज, उसी में लिखा गया होगा, शायद ये लिखा है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। उन्होंने लिखा था, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब सम्राट वहाँ का जनता के सामने जब अशोक निकलते, जैसे यहाँ मंत्रियाँ निकलते हैं, जब मंत्री की रैली निकलती है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो सभी लोग अपनी सड़कों पर मंत्री को देखने के लिए, उनको हार देने के लिए, उनको जो है स्वागत करने के लिए जो लोग निकल आते हैं, रास्तों पर आ जाते हैं, उमड़ आती। फिर ऐसा पहले भी हुआ करता, तो उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। किसे, सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक माने सैनिक, साइडो, इंग्लिश में बात करो कौन, अंगरक्षक सैनिक साइडो, सोने और चांदी के अलंकृत मतलब क्या होता है, अलंकृत मतलब होता है जो हाथी होता था उसके ऊपर जो आभूषण देखा होगा आपने, जो है कपड़ा वगैरह पड़ा होता है, जो है उसको सजाया जाता है। तो अलंकृत मतलब वही सजाना, तो सोने और चांदी से सजाया जाता था। हाथियों पर सवार रहते थे, तो सोने और चांदी से सजाया गया हुआ हाथियों से अलंकृत सजाया गया। और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर, किसको, पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड हुआ करता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। राजा की सिक्योरिटी गार्ड, एसओजी सुरक्षा होती थी। हाँ, अब से भी तगड़ी। इस सुरक्षा में क्या होता था, जो महिलाएं होती थी हथियारबंद की, कोई जान नहीं सकता है कि इसमें से कौन सी राजा की अंगरक्षक है। किसी पर अगर लगा कि राजा के ऊपर कुछ करना चाहता है ना, जैसे अंडा फेंकना जाता है आपके सामने, इंक फेंकी जाती है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, तो तुरंत उसे क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, तो हथियारबंद एसओजी थी, ब्लैक कमांडो। ठीक है, महिलाएं होती थी, क्या होती थी, महिलाएं होती थी। लिखा है हथियारबंद, मतलब दिखते नहीं थे कि वो हथियार लिए हुए हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो जो इसके अंगरक्षक, लेकिन वो जो है पैनी नज़र आप पे गड़ाए रहती थी। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। राजा की आगे लिखा, उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। जी हाँ, मोस्ट कि हो सकता है कोई खाना बनाने वाला ही राजा की हत्या कर दे, तो उसका जो खाना रोज बन के आता था, पहले जो खानसामा होता था, खाना बनाता था, वो उसको या फिर उनके जो खास नौकर होते थे विशेषकर उसे चखते थे, क्या करते, तो फिर उसके बाद राजा खाता था। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अगर किसी को पता हो जाए कि राजा जिस कमरे में सोते तो अगले दिन प्लानिंग करके हत्या कर दें, तो हर दिन कमरे के बदले करते, किसी को पता ही नहीं होता था कि राजा किस कमरे में सोएगा। ठीक है, आगे बात करें और पाटलिपुत्र और आधुनिक पाटन के बारे में। तो जो पाटलिपुत्र था अशोक का जो राजधानी थी, ठीक है, उसका अब नया नाम है पटना, बिहार में है, के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हो, प्राचीर मतलब एक प्रकार की दीवार, जिसमें 570 बुर्ज क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये सीधी दीवार बना दी, क्या बना दी, सीधी दीवार। इसमें बीच बीच में ये खंबे देकर यहाँ बैठा दिया, मतलब कुर्सी वगैरह बना दी, यहाँ कोई बैठ सके। फिर थोड़ी दूर पे उसी दीवार पे थोड़ी दूर पे फिर यहाँ जो है कुछ जो है छत वत बना दी ना टीला, फिर यहाँ कुछ रुकने और बैठने की व्यवस्था कर दी लोगों की, तो उसे ही कहते थे बुर्ज कह सकते थे। तो काफ़ी बड़ी दीवार रही होगी, है ना। आगे बात करें, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो कितने 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 64 क्या थे, द्वार थे। 2-3 मंजिल वाले घर। तो कैसे घर थे पाटलिपुत्र में, पहले 2-3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे। तो कैसे बने थे पाटलिपुत्र के, लकड़ी और कच्ची ईंटों के। राजा का महल भी काठ से बना था, जिसे पत्थर से नक्काशी से अलंकृत मतलब सजाया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों, चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। चारों तरफ गार्डन होते थे, ठीक है, जो है राजा के महल के चारों तरफ गार्डन होते थे।
और जो है पहरेदार वगैरह होते थे, अंगरक्षक होते, सब चीज़ें होती थी। लिखा है प्रश्न आगे, राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उसे क्यों चखते थे? इसलिए कि अगर जो है कोई दिक्कत है, किसी ने खाने में जहर मिला रखा है, तो जो अंगरक्षक होगा उसकी मृत्यु, जब उसको दिक्कत होगी तो राजा उस खाना को नहीं मिलेगा, ताकि राजा का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता था, उसका जीवन बच जाएगा। आगे लिखा है पाटलिपुत्र और मोहनजोदड़ो में किस तरह भिन्नता? पाटलिपुत्र और मोहनजोदड़ो में बहुत सारी भिन्नताएं। जैसे पाटलिपुत्र में बताया जा रहा है, यहाँ बताया कि इनके घर क्या होते थे, 3 मंजिले बने होते तो लकड़ी और कच्ची ईंटों के। बाकी बात के मोहनजोदड़ो में 2 मंजिले 2 मंजिले हुआ करते थे, है ना। लेकिन उसमें जो है क्या होता है, राजा के महल में काठ का बना होता था, पत्थर की नक्काशी अलंकृत किया गया। पिछले और मोहनजोदड़ो की नालियाँ के विषय में बताई गई हैं कि विशेषकर जो है टेक्निक से बनाई जाती थी, सीधी नालियाँ बनाई जाती थी, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ठीक, काफ़ी अंतर था। आगे बात करते हैं। और लिखा अंत में और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, और यहाँ जंगल भी होते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु मतलब शहद, मधु मतलब क्या है वर्णन किया कि मधु मतलब शहद, मधु मतलब शहद क्या क्या देंगे, जो है मौर्य साम्राज्य को, राजा को क्या क्या भेंट करेंगे, तो फिर से हाथी देंगे, हाथी दांत देंगे, लकड़ियाँ देंगे, ठीक है, मधु देंगे और मोम जैसी चीज़ें। मोम क्या होता है? मोम जो है पेड़ से निकाला जाता है, पेड़ से जैसे ग्लू मिलता है पेड़ से, आप जानते होंगे जो गाँव से बिलोंग करते हैं, उस तरह मोम भी मिलता है। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें भी मोम मिलती है। ठीक है, आगे बात करें। लिखा है अशोक एक अनोखा सम्राट। तो अशोक को अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता था? चलिए आइए इस विषय में डिस्कस करते हैं। लिखा है अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रतिष्ठित शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने आदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये बात तो हम सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख प्रकट भाषा, कैसी भाषा में? प्रकट भाषा और देवनागरी लिपि में लिखे। ये बात यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको हाईलाइट करते थे कि अशोक के अभिलेख ज़्यादातर किस भाषा में थे? अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्रकट भाषा और देवनागरी लिपि। किस भाषा में? प्रकट भाषा और देवनागरी लिपि में अशोक के अभिलेख, डबल लाइन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है। प्रकट भाषा और देवनागरी लिपि में अशोक के अभिलेख ज़्यादातर लिखे हुए थे। तो ठीक है, अशोक क्या करते हैं? अशोक के लिए जनता को, किसको? जनता को संबोधित करने के लिए, जनता को आदेश देने के लिए, नियम शर्तें बताने के लिए पत्थर पर लिखवा दिए थे। प्रकट और देवनागरी लिपि में लिखे थे। आगे लिखा कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। बाद में हमें अशोक का एक अभिलेख मिला है, उसमें उन्होंने अपने एक युद्ध का वर्णन किया था। चलिए आइए इस युद्ध की कहानी सुनते हैं अशोक की जुबानी, यानी कि अशोक ने लिखा है तो भाई उन्हीं की जुबानी कह सकते हैं। इस युद्ध का वर्णन हम लोग सुनते हैं। कहानी शुरू होती है कहाँ से? ये कहानी शुरू होती है कहाँ से? लिखा है अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल पहले मैं कलिंग विजय की, यानी राजा बनने के 8 साल पहले अशोक ने क्या क्या कलिंग को जीत लिया। मतलब क्या राजा नहीं थे? नहीं, राजा की गद्दी पर हो सकता है उन्होंने क्या किया था, अशोक ने जो है राज्याभिषेक नहीं हुआ था उन्होंने, लेकिन वो राजा थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई तो राजा बन गए, कि सिर्फ उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। तो कह सकते हैं राज्याभिषेक के 8 वर्ष पहले, यानी 8 साल बाद, राज्याभिषेक की 8 साल बाद कह सकते हैं राज्याभिषेक के, राजा बनने की 8 साल बाद। कब? 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, तो कलिंग को जीता। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। किसमें? कलिंग में। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। कितने लोग? तो कलिंग युद्ध में कितने लाख लोग मारे गए? 1 लाख से भी ज़्यादा लोग कलिंग युद्ध में मारे गए। बहुत तगड़ी जनधन की हानि हुई होगी। आगे बात करें। इससे मुझे अपार दुख हुआ। किसे? अशोक को। अशोक ने लिखा है, अशोक का अभिलेख है। ये लिखा कैसे गया? पत्थर पर स्क्रैच करके, इसीलिए अब तक मिटा नहीं, उतना पुराना कईयों साल का हो गया, तब हमको सुरक्षित मिल गया। हमारे साइंटिफिक इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इसे पढ़ा है। तो अशोक कहता है, अशोक अपनी कहानी बता रहा है कि मुझे कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए। सोचिए कितना भीषण युद्ध होता, कितने दिन चलता रहा होगा, और इस पर मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। सही, जब युद्ध होता है तो क्या होता है? लाखों लोग मारे जाते हैं युद्ध में। सही बात है। आगे और बात की गई, और क्या होता है? और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं भाई युद्ध में, तो ये होता ही। और क्या बात की जाए? इसमें लिखा है, आगे बात की गई, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। एक ब्राह्मण को पूंज माना गया है, तो इसमें था कि उनकी भी हत्याएं हो जाती हैं। वे लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते थे
और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते थे। और उसमें जब लोग मारे जाते तो उनके सगे संबंधियों को दुख पहुंचता है। आगे लिखा है वे युद्ध में या तो मारे जाते थे या अपने प्रियजनों को खो देते थे। बहुत से लोगों के दोस्त, माता पिता, किसी के बच्चे, भाई बहन, सब लोग युद्ध में मारे जाते थे। मतलब जो लोग तो मारे जाते थे, लेकिन सबको जैसे औरतें होती अपना पति खो देती, अपना बच्चा खो देती, कोई बहन अपना भाई खो देती थी युद्ध में। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। कौन कह रहा है? अशोक कह रहा है। मैं अपने धर्म का पालन करने पर दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। उसने क्या किया? धम्म का मतलब उसने कहा कि मैं वैराग्य ले लूँगा। क्या ले लूँगा? वैराग्य ले लूँगा। आगे बात किया है, आगे क्या डिस्कस किया, चलिए देखते हैं आगे क्या कहा। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के पास जाकर प्यार से उपदेश देकर समझाकर उनका दिल जीतूँगा, है ना। आगे बात कर, मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। इससे मुझे शांति मिलेगी। वो कहते हैं यह अभिलेख भविष्य के लिए, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने और क्या कहा, यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। उसने कहा मैं अभिलेख इसलिए करा रहा हूँ ताकि मेरे आने वाले बेटे और पोते भी पढ़ें और युद्ध ना करें, क्योंकि युद्ध में इतनी ज़्यादा हानि होती है, कुछ फ़ायदा वायदा नहीं है। हर दिन लोगों को मार कर जीत कर क्या करोगे? मरना तो इंसान को ऐसे भी है। आगे बात करें, इससे बदले उन्हें की जा रही है। धम्म का अर्थ आप समझ लीजिए, राज्य को, अपने क्या राज्य को, साम्राज्य को, या फिर ना आगे बात करें कलिंग की लड़ाई में युद्ध को लेकर अशोक के विचार कैसे पड़ते थे। जब लोगों ने इतनी तड़ी हानि देखी, जनहानि देखी, लोगों की मृत्यु देखी, तो अशोक को क्या हुआ? बहुत दुख हुआ। अशोक को दुख प्राप्त हुआ, तो उसने क्या किया, जो उसका मन अंदर से कचोट गया, उसका मन हुआ ऐसा करना नहीं चाहिए। धम्म संस्कृत शब्द लिखा है, धम्म संस्कृत शब्द है, शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब बार धम्म लिया जाए तो धम्म का मतलब होता है धर्म, यानी अपने धर्म की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा। धम्म मतलब हम धर्म भी कह सकते हैं। किसका? धर्म का प्रकट रूप है, यानी धर्म को साधारण भाषा में धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है प्रकट रूप में। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ से अशोक से इंपॉर्टेंट हमको कई सारे फैक्ट मिले ना। अशोक का हमने कलिंग युद्ध में, तो इसलिए उसका मन का चोट गया। क्योंकि जो है युद्ध में जितने दांत, तो उसने क्या किया, अब वैराग्य उत्पन्न हो गया, अब वो जो युद्ध नहीं पड़ेगा। आगे बात करें, आगे लिखा है, आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। लिखा है अशोक के विषय में क्या लिखा हो देखते हैं। लिखा है अशोक का कलिंग युद्ध, लिखा कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मोस्ट में उड़ीसा का कलिंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार टिक कीजिए, स्टार मार्क कीजिए। कलिंग किसका नाम है? उड़ीसा का नाम है। मानचित्र 5 में पृष्ठ 76 पर दिखाया गया, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा मतलब जो है, जो कह सकते थे वितृष्णा मतलब युद्ध की तरफ से मन हट जाना, यानी कि उन्हें ये चीज़ का ज्ञान हो जाना, सत्य की ज्ञान होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। वितृष्णा मतलब हो जाता है कि युद्ध की तरफ से मन हट जाना, वैराग्य हो जाना। युद्ध की तरफ से क्या जाना? वैराग्य हो जाना, है ना। आगे बात करें, अशोक का धम्म क्या था? धम्म आइए जानते हैं, धर्म क्या था? धम्म मतलब धर्म कह सकते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। निर्गुण उपासक, उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, और बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए तो उन्होंने बुद्ध धर्म भी ग्रहण किया था। बुद्ध जी भी तो यही कहते थे, गौतम बुद्ध जी भी तो यही बताते थे। क्या बताते थे? कि सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, चोरी मत करो ना। ऐसे जो है लोगों को उपदेश देते कि निर्गुण उपासना करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों उपासना में लगाओ। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। ये सब उनके राज्य के प्रचलन थे। ठीक है, आगे बात करें, इनके
अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक को यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य, इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, यानी ज्ञान देते थे, है ना, लोगों को उपदेश सिखाया करते थे। आगे इसके अतिरिक्त आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त भी जो फिगर बना इसके विषय में डिस्कस करते हैं। लिखा है इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थलों तथा शिलाओं तथा स्तंभों पर खुदवाए दिए। उन्होंने क्या किया कि जो ज्ञान की बातें होती कि जो युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, जो लोग अपने उपासना कीजिए, चोरी मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, सब क्या किया, खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं। ठीक है, मेरे संदेशों को लोगों को सुनाओ और उन्हें समझाओ जो खुद पढ़ नहीं सकते। क्या जो लोग अनपढ़ उन्हें पढ़ के पढ़ाओ और सुनाओ, समझाओ, खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, कहाँ कहाँ अपने देश धर्म की बातों को प्रसार किया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजा। श्रीलंका में क्या भेजे, दूत भेजे। आपने अगर लूशन पढ़ी है तो वहाँ भी पढ़ा होगा, है ना, कि अपने पुत्र और पुत्री को भी जो है प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने श्रीलंका भेजा। बाकी अब सारी बातें नहीं, जिसका सिर्फ एनसीईआरटी क्लियर कर रहे हैं हम लोग। तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका भी दूत को उन्होंने भेजा, यही सब बातें बताने के लिए, उपदेश देने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जो फिगर दिया गया है, पृष्ठ 30 पर दिखाए गए 6 क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। देखो फिगर बना, इस फिगर के विषय में क्या लिखा है, ये फिगर क्या है, लिखा उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर, उत्कृष्ट मतलब अच्छी क्वालिटी वाले, पालिश वाले पत्थर कि इस मूर्ति को देखो। यह बिहार में कहाँ बिहार यानी पटना, बिहार स्टेट में कैपिटल पटना है। बिहार स्टेट के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा। इस मौर्य जी के बनवाए द्वारा एक स्तंभ काल का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अच्छा, इस समय कहाँ रखा है, राष्ट्रपति भवन में रखा। चलिए अब हम भी देख लेते हैं बैठे बैठे राष्ट्रपति भवन की चीज़। ये देखिए क्या है, अशोक ने इसको बनवाया क्यों होगा, शायद हो सकता है कोई इनके लिए शांति के लिए प्रतीक हो या कुछ भी इसका मतलब रहा होगा उन लोग, इसलिए इसको बनाया। उनकी उस समय की एक कला है, उसका एक हिस्सा है। तो हमें अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को बचा कर रखना है ना, उसको नष्ट नहीं करना। तो राष्ट्रपति भवन में इस समय ये रखी हुई, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति भवन में रखी हुई मौर्य काल की एक मूर्ति कला का नमूना है, वो किस शासक के समय का है, तो अशोक के शासक। यहाँ से बहुत सारे घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उन्होंने और क्या किया, अशोक ने और उपदेश ही दिया क्या, सिर्फ नहीं, और बहुत सारे काम किए। क्या किया अशोक ने, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, जानवरों और चिकित्सा की भी व्यवस्था की। विश्राम गृह मतलब जो रुकने का स्थान, ठीक है, जो आराम करने वाले स्थान। कुआं बनवाया, कुआं पता है, वेल और सड़कें बनवाई, रोड, ठीक है, सब चीज़ें बनवाई और चिकित्सा की व्यवस्था भी की। ठीक है, आगे बात करें अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अशोक ने कुछ जो है अभिलेखों पर लिखा कर अपनी प्रजा को भी कुछ संदेश दिए। आइए अशोक के संदेश क्या कहते थे अपनी प्रजा से, अशोक जी इस विषय में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अशोक के अपनी प्रजा के संदेश, ठीक है, डिस्कस करते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लिखा है, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे तब उनके बच्चों का विवाह होता था। क्या, फिर से पढ़ लेते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते, उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते थे तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। फिर से अपनी प्रजा के लिए अशोक के स्तंभ। अशोक लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान मतलब आयोजन करते हैं। अनुष्ठान मतलब क्या, आयोजन करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार क्या होते हैं, जब वे बीमार होते हैं, क्या होते हैं, जब वे बीमार होते हैं, क्या होते हैं, जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, और बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। यानी जब कहीं जाते थे अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ करते थे। जब बीमार करते थे तब पूजा पाठ करते थे। जब उनके बच्चों का विवाह होता था तब पूजा पाठ करते थे। इन बातों को समझना, थोड़ा लिखने का वो है ना, बातों को टेक्निक समझनी पड़ेगी माइंड थोड़ा। और ये कर्मकांड किसी काम
के नहीं, क्या लिखा है, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, उन्होंने कहा इनका कोई मतलब नहीं है। आगे बात करें, प्रजा को ये संदेश दिया उन्होंने, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। उन्होंने कहा शादी ब्याह में इतना खर्च करना और बच्चे के जन्म पर इतना उछाव बढ़ाव करना, मृत्यु हो जाने के बाद इंसान के लोगों को वो ये सब कोई अच्छी बात नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा इसके दूसरी जो आती है अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, वो क्या कहते थे, उनका क्या कहना था, क्या करना चाहिए हमें, ये यहाँ अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वो कहते थे, ये उपदेश उनका था। और बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, और ब्राह्मणों और श्रमण मतलब जो सुन सके, जो लंगड़े लुकड़े विकलांग, इन सबको दान करना चाहिए। और अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मत कहो कि मेरा जो धर्म है, मेरी जो जाति है, ये सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए, दोनों बातें ही गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, हमें दूसरे का धर्म का भी सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी धर्म, लेकिन दूसरे का धर्म का अपने सम्मान करो। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो यह वास्तव में ही अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। आगे बात करें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, लिखा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। क्या लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा से बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं, यानी आज भी इम्पॉर्टेंट यही बात है जो भी अशोक जी ने बताई। इतनी बात किसने कही, प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम समझ सकते हैं, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और कहा कि उनका पालन करना चाहिए और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अशोक के अभिलेख से सीखिए, क्यों, क्योंकि उनको तो हम समझ सकते हैं ना, जिनको हम समझ नहीं सकते उनकी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि अशोक के अभिलेख से जो बातें कही गई, इन बातों को सीखिए। और कौन सी बातें कही गई, तो यही बातें कही गई हैं कि अपने धर्म को ही विशेष न मानो, जातिवाद ना करो, दूसरे के धर्म को भी समान मानता दो, धर्म के चर्चों पर दूसरों से ना बिगड़ो, धर्म के मुद्दों पर वाद विवाद ज़्यादा नहीं करो। आगे बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा, ये बात लिखी है क्या, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। आ अक्षर को अलग अलग लिपियों में दिखाया गया। चलिए ये देख लेते हैं। ये देखिए आ का मोस्ट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मिल गई, ठीक है। जैसे आ को आरंभिक ब्राह्मणी, पहले ब्राह्मणी ऐसे थी, आ ऐसे लिखा जाता था। फिर देवनागरी हिंदी जिसे हम लिखते हैं वो हमारी हिंदी में आ ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी हिंदी का आ ऐसे है। बांग्ला में आ ऐसे लिखा जाता है और मलयालम में आ ऐसे लिखा जाता है और तमिल में आ ऐसे लिखा। लेकिन इन सभी जितने भी आ हमने पढ़ा, ये वाला देवनागरी हिंदी वाला हम लोग जिसे पढ़ते हैं हिंदी वाले लोग, और आरंभिक ब्राह्मणी वाला ऐसे, तो यही सब जन्मी ब्राह्मी से, यही ब्राह्मणी था, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर दिया तो ये वाला आ बन गया। इसी आ को थोड़ा नीचे था ऊपर भी कर दिया गया तो देखिए हमारा हिंदी वाला आ बन गया। और मलयालम वाला ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे करके ऐसे मलयालम बन गया, और इसी आ को ऐसे करके और ऐसे ले जाके ऐसे कर दिया गया तो तमिल बन गया। ये सभी भाषाओं का जन्म किससे हुआ है, किस भाषा से हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आगे इसे देख लेते हैं। लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अन्यत्र में क्या है, चलिए इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों में चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। यानी अशोक सम्राट से पहले 24 वर्ष, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य का उभरा 2300, है ना। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा से पशुपालक लोगों की रक्षा करना था।
अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है चीन के दीवार को बनाने में कितना समय लगा? 2000 वर्ष। कितने? 2000 वर्ष लगा। क्योंकि सम्राट की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 64,000 किलोमीटर लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है चीन की ये दीवार जो दिख रही है, ये कितनी लंबी है? तो 64,000 किलोमीटर लंबी है। चीन की दीवार क्यों बनाई गई? उन्होंने जाना जैसे कि दूसरे जैसे इन क्षेत्रों के लोग हैं, मवेशी हैं, चारागाह, वो इतनी लंबी दीवार वहाँ के प्रशासक राजा ने बहुत कई हज़ार किलोमीटर में अपने पूरे राज्य की सीमाओं में बनवा दी, जो है बहुत बड़ी है कि दूसरे लोग हमारे देश में यहाँ ना आ पावें। आगे लिखा है यह पत्थर और ईंटों से बनी है। तो क्वेश्चन पूछा था चीन की दीवार किससे नहीं? पत्थर और ईंटों से बनी। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पर देखो मैप में आपको यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा तो क्या लिखा है? इसकी पत्थर और ईंटों से बनी। इसकी ऊपरी ये देखिए आप यहाँ ये ऐसे लाइन और ये देखिए ये जो बीच में रास्ता दिख रहा है, जितनी गैप बना दी इस बीच में देखिए आपको सड़क जैसी चौड़ी दिख रही होगी। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा था। 100 से 200 मीटर लंबी दूर क्या लिखा है? 100 से 200 मीटर की लंबी दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए। बुर्ज शब्द जिसके पहले तो देखिए बुर्ज क्या होता है? ये जैसे यहाँ दीवार है तो यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे ये देखिए जो आपको ये दिख रहा है ये बुर्ज है, ठीक है। ये बुर्ज है, थोड़ा सा दिखाई देते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ये बुर्ज है। ये क्या है? बुर्ज है। फिर इससे पहले थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर शायद बुर्ज बनाया गया होगा, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है? ये यहाँ पर बुर्ज बनाया गया। तो बुर्ज क्या होते थे? दीवार के बीच में जो है स्टाफ कह सकते हैं, इन स्थानों पर शायद ऊपर रहने की थोड़ी बहुत व्यवस्था हो रही होगी, ठीक है। ये मतलब जो है बनाई होगी, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है। आगे लिखा है पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चिन्ह सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? भाई जब उसे वैराग्य हो गया तो समझ गया कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सबसे उन्होंने मित्रता का व्यवहार किया। लेकिन दूसरे लोग क्या कहते थे? वो जो है हमेशा जो है लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहा करते थे, ठीक है। अशोक ने मित्रता का बहुत पन्ना, सबसे मित्रता करो, ऐसा जो है वो कहते थे। किसी भी राजा के युद्ध पर युद्ध आक्रमण नहीं करते थे। आगे लिखा है तुम, आगे बात की गई तुम यहाँ आगे बताया गया तुम कलिंग में रहती हो या रहते हो। तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए। आप अपने माता पिता और संदेश वाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। वो हमें बता रहे हैं कि अब हमारा राज्य युद्ध नहीं लड़ेगा। अपने धर्म को विशेष मत मानो, सभी को धर्मों को समान मानो, किसी भी धर्म की बुराई मत करो, अपने भी धर्म की प्रचार मत करो, अपने धर्म की प्रशंसा प्रचार प्रसार करो। सबसे बताओ कि धर्म आप चाहें तो लेकिन जो है बड़ाई मत करो। क्या करो? धर्म की बड़ाई मत करो। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे यहाँ उपयोगी शब्द, यही तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस सब चैप्टर से उपयोगी शब्द डेली जरूर देखते हैं। सबसे पहला उपयोगी शब्द है सम्राट। राज्यों को मिलाकर हम कह सकते हैं एक साम्राज्य बनता है। बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा क्या राज्य? साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा राज्य। बहुत बड़े राज्य को क्या कहा जाता है? बहुत बड़ा राज्य। बहुत बड़ा राज्य को ही हम लोग साम्राज्य कह सकते हैं। अगला है राजधानी। राजधानी क्या? किसी राज्य का केंद्र, सेंट्रल बिंदु, जहाँ से राज्य की देखरेख पूरी तरह से की जा सके, उसे राजधानी कहते हैं। अधिकारी मतलब जो मेन होते थे। अधिकारी मतलब जो किसी राज्य के राजा, जो साम्राज्य होता था उसके नीचे जो साम्राज्य के आदेशों का पालन करवाएं, वही अधिकारी होते थे। संदेशवाहक जो संदेश देने का काम करते थे, राजा के संदेश को एक राजा से दूसरे राजा तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, वो संदेशवाहक होते थे। प्रांत जो बड़े से राज्य होते थे, जैसे माने एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, जैसे उनका जो साम्राज्य था जो है इनका अशोक जी का बहुत बड़ा था, तो उसी साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया। जैसे अपने यहाँ स्टेट, तो बस कह सकते हैं स्टेट मतलब ये हो गए सारे प्रांत। और ठीक है, इसका मतलब होता है कि अपने धर्म के विषय में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों में लगे लोगों की सूची बनाओ। अधिकारी होते थे, कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे, सब चीज़ें। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या लिखा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सबसे पहला शब्द है जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या करते थे? कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में
के रूप में भेजा जाता था। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में यहाँ वहाँ के देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए वगैरह भेजा जाता रहा होगा। आगे बात करें, लिखा है मौर्य सम्राट शासन आवागमन के लिए नदियों, क्या कह सकते हैं, नदियों और ना आवागमन के लिए नदियों और पर नियंत्रण रखते थे। नदियों और जो रास्ते होते थे ना, वे होते थे, उन पर नियंत्रण रखते रहेंगे। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी को, प्रदेश में जो कहाँ स्टेट में गांव लेवल में रहते उनको दिया करते थे। क्या, देखो अधिकारियों को कर, ये भी कर, लेकिन देखिए अब यहाँ कर के रूप अलग अलग हो। प्रदेश में रहते थे वो कर के रूप में क्या, टैक्स रूप में जो धन वगैरह दिया करते थे। जो जंगलों में रहते थे वो हाथी दांत, शेर दांत, ये सब चीज़ें कर के रूप में अलग अलग दिया करते थे। सही है गलत ये बताइए, आगे देख लेते हैं। ठीक है, उज्जैन पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था। नए या उज्जैन पश्चिम की तरफ का आवागमन का मार्ग नहीं था। ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आवागमन का मार्ग उज्जैन नहीं था, ये हो जाएगा गलत। आगे बात करते हैं, आगे ये पहला हो गया गलत। दूसरा बात करते, आधुनिक पश्चिम और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। हाँ सही। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सही, दूसरा हो जाएगा सही, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बात करें तीसरा चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हैं। क्या, चंद्रगुप्त के विचार गलत हो गया। क्यों भाई, क्यों? चंद्रगुप्त विचार अर्थशास्त्र में लिखे चाणक्य, किसके लिखे, चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य का, विष्णुगुप्त, ये सब उनके नाम थे। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बात करें, कलिंग बंगाल का प्राचीन, नए उज्जैन, गलत हो गया। और सबसे अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, प्रकट लिपि में लिखे थे अभिषेक। ठीक है, अशोक के अभिलेख कैसे लिपि में थे, अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि, हाँ ब्राह्मी कह सकते हैं, प्रकट भी कह सकते हैं, तो इसको हम सही मान सकते हैं। ठीक है, सही मान सकते हैं। ठीक, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग कहाँ का, बंगाल का नहीं, तो बंगाल का तो नहीं था। तो बाकी आंसर आप एक बार देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे मतलब मैंने जो है टॉपिक के इनसे रिवीजन क्वेश्चन से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर और वीडियो चाहते हैं और किसी क्लास के आप वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि किस क्लास के वीडियो बना दिए जाए। 6, 7, 8, 9, 10 में एनसीईआरटी में किस टॉपिक पे, किस क्लास के आपको वीडियो चाहिए, तो उस क्लास के वीडियो बना दिए जाएंगे। ठीक, प्रोवाइड कीजिए। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।